Hello students, a very good morning to all of you and welcome to my channel Shipra Classes. How are you? आप लोग सब अच्छे होंगे आई होप. आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं. टीचिंग मेथड्स एंड स्टाइल्स हमारा कंप्लीट हो चुका है. मैंने उसकी प्लेलिस्ट बना दी है. आप लोग मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट एक बार चेक कीजिएगा. उसमें 9 वीडियोज हैं. उन 9 वीडियोज में हमने डेमोक्रेटिक एंड ऑटोक्रेटिक दोनों टाइप्स की स्ट्रेटेजीज, दोनों टाइप के मेथड डिस्कस किए हैं. तो आई होप आपको वो मेथड्स एंड स्टाइल अच्छे से समझ में आए होंगे. आज हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू टॉपिक इंक्लूसिव एजुकेशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आजकल ये टॉपिक जो है हर एग्जाम में पूछा जाता है. इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है. इंक्लूसिव एजुकेशन का मीनिंग पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन. अकॉर्डिंग टू इंक्लूसिव एजुकेशन के हिसाब से इंक्लूसिव एजुकेशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? समावेशी शिक्षा. क्या कहते हैं? समावेशी शिक्षा. तो इंक्लूसिव एजुकेशन के हिसाब से सेग्रीगेशन जो होता है वो लॉ ऑफ नेचर के अगेंस्ट होता है. मीन्स इंक्लूसिव एजुकेशन में ऐसा कहा गया है कि बच्चों को हमें सेग्रीगेट करके अलग अलग पढ़ाना, अलग अलग रखने की जरूरत नहीं है. तो ये इस लॉ के खिलाफ है कि सेग्रीगेशन इज रॉन्ग फॉर स्टूडेंट्स. मीन्स सेग्रीगेट नहीं करना है. जहां भी अगर कोई ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में सेग्रीगेशन की बात करी जाए तो इट मीन्स वो आपका रॉन्ग आंसर होगा. तो सेग्रीगेशन इज अ नेगेटिव वर्ड फॉर द इंक्लूसिव एजुकेशन. तो हमें बच्चों को सेग्रीगेट नहीं करना है. हमें सब बच्चों को एक साथ लेकर चलना है. एजुकेशन फॉर ऑल, हमें सबको एजुकेशन देनी है. प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का क्या मीनिंग होता है? देखिए, एक वर्ड होता है इक्विटी और एक वर्ड होता है इक्वेलिटी. तो इक्विटी और इक्वेलिटी में डिफरेंस होता है, समता और समानता. अब देखिए क्या डिफरेंस होता है, पहले हम उसे डिस्कस करेंगे. देन आफ्टर दैट हम उससे हमें ये पता चलेगा कि एग्जैक्टली इक्विटी का क्या प्रिंसिपल है. तो देखिए, इक्विटी होती है, इक्वेलिटी तो आपको सबको पता है कि इक्वेलिटी का मीन्स कि सबको इक्वल रखना. तो बच्चे ये सोचते हैं कि इक्विटी का मीनिंग भी वही होता है, बट रॉन्ग. इक्विटी का मीनिंग ये नहीं होता है. अब आप सोचिए कि आपकी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, हमने सबको इक्वल रिस्पॉन्स दिया. स्कूल में बच्चे आ रहे हैं, हो सकता है उन बच्चों में से कुछ बच्चे ऐसे हों जिन्हें हेल्थ इश्यूज हों, कम दिखाई देता हो या चलने फिरने में दिक्कत हो. तो हम क्या करेंगे? ऐसे बच्चों के लिए हम रैंप लगवाएंगे या लिफ्ट लगवाएंगे, ताकि 4th फ्लोर पे अगर क्लास है, 3rd फ्लोर पे अगर आपकी क्लास है, वो एक नॉर्मल बच्चा तो चला जाएगा, लेकिन अगर किसी को फिजिकली प्रॉब्लम है तो वो ऊपर तक 3rd फ्लोर तक नहीं जा पाएगा. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम उसके लिए एक लिफ्ट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, रैंप लगा सकते हैं, ताकि वो रैंप के थ्रू इजिली स्कूल में आ सके. तो इक्विटी का मीनिंग तो ये हुआ. इक्वालिटी का मीनिंग क्या होता है? सबको सेम तरीके से देखना. तो अब अगर कोई बच्चा नॉर्मल है तो वो रैंप का यूज या लिफ्ट का यूज क्यों करेगा? तो इक्विटी मीन्स कि उन बच्चों के लिए थोड़ा सा इस तरीके से सोचना कि वो सबके साथ मिलकर चल सकें, सबके साथ मिलकर पढ़ सकें, और एक ही क्लासरूम में नॉर्मल बच्चे, जो सामान्य बच्चे हैं, उनके साथ जो दिव्यांग बच्चे होते हैं वो भी पढ़ सकें. थोड़ी सी उन्हें एक्स्ट्रा स्पेशल एफर्ट्स दिखाकर, स्पेशल चीजें प्रोवाइड करके. जैसे कि अगर किसी को आंखों में प्रॉब्लम है, आईज लो विजन है, तो क्लासरूम तो सबके लिए सेम है, लेकिन हम क्या करेंगे? अगर उसे बैक साइड से नहीं दिख रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि उसे फ्रंट सीट पे बैठा दे, ताकि उसको क्लियर नजर आए. तो ये होता है इक्विटी. जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको और बताती हूँ कि अगर सपोज टू भी कोई वॉल है, कोई दीवार है, 2 बच्चे उस दीवार पे से उस दीवार के साइड में, उस दीवार के दूसरे डायरेक्शन में देख रहे हैं कि वहां मैच चल रहा है, ठीक है. अब क्या हुआ? एक बच्चे की हाइट कम है और एक की ज्यादा है. तो हमने क्या करा? जिस बच्चे की हाइट कम है उसे स्टूल दे दिया, तो वो बड़ी हाइट वाले बच्चे के बराबर आ गया. तो इट मीन्स अब वो भी देख सकता है मैच जो दीवार के पीछे चल रहा है. लेकिन अगर हम सेम स्टूल दोनों बच्चों को दे देंगे तो जिसकी हाइट ज्यादा है वो और लंबा हो जाएगा, और जिसकी हाइट कम है वो फिर उससे छोटा रह जाएगा. तो हमें उसके बराबर लाने के लिए हमें सिर्फ स्टूल किसे प्रोवाइड करना है? जिसकी हाइट कम है. तो इसे कहते हैं इक्विटी. और अगर हम दोनों को स्टूल प्रोवाइड कर दें तो वो हो जाएगा इक्वेलिटी. तो अब आई होप आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ इक्विटी
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड इक्वालिटी। तो इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो इक्विटी के प्रिंसिपल पर फॉलो करता है। चेंज द सिस्टम नॉट द चाइल्ड। इंक्लूसिव एजुकेशन में ऐसा कहा गया है कि आप अपने सिस्टम को बदलिए, बच्चे को नहीं। मीन्स अगर आपको चाइल्ड सेंटर्ड, हमने जैसे डेमोक्रेटिक स्ट्रेटेजीज पढ़ी, तो देखिए अगर आपने वो अच्छे से पढ़ी है तो आप इन बातों को उनसे लिंक कर पाएंगे। अगर चाइल्ड सेंटर्ड बात हम करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम बच्चे की नीड के हिसाब से उसे पढ़ाएंगे, बच्चे की नीड के हिसाब से उसे समझाएंगे। तो अगर बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम अपना टीचिंग मेथड चेंज करेंगे। अगर हमारे सिस्टम में कुछ कमी है तो हम अपने सिस्टम को चेंज करेंगे। बच्चे को चेंज नहीं करना है हमें, हमें किसे चेंज करना है, सिस्टम को चेंज करना है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन ऐसा कहती है कि चेंज द सिस्टम नॉट द चाइल्ड। ठीक है, अब आपको मैं बताती हूं कि इंक्लूसिव और इंटीग्रेटेड क्या होता है। देखिए जैसे हमने ऊपर इक्विटी और इक्वालिटी पढ़ा, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि इक्विटी और इक्वालिटी सेम ही होता होगा, बट नो, इक्विटी एंड इक्वालिटी डिफरेंट वर्ड्स हैं। इसी तरीके से इंक्लूसिव एंड इंटीग्रेटेड ये दोनों भी क्या है, डिफरेंट वर्ड्स हैं। इंक्लूसिव का मीनिंग ये होता है कि आपको सब बच्चों को साथ लेके चलना है। अगर क्लासरूम में 20 स्टूडेंट्स है तो 20 के 20 स्टूडेंट्स को सेम ट्रीटमेंट देना है। अगर वो 20 बच्चों के बीच में सामान्य छात्र और दिव्यांग छात्र बैठे हैं तो हमें ये नहीं पता चलना चाहिए कि कौन सामान्य कौन दिव्यांग है, सबको एक जैसा ट्रीटमेंट देना है। बट इंटीग्रेटेड में क्या होता है, क्लासरूम में बैठे तो साथ हैं लेकिन 4 बच्चे अगर दिव्यांग हैं तो उन्हें एक अलग कॉर्नर दे दिया गया कि ठीक है तुम क्लासरूम में हो तो तुम यहाँ बैठकर अपनी पढ़ाई करो, तुम इन बच्चों के साथ नहीं खेलोगे, नहीं पढ़ोगे। क्लासरूम में तो उन्हें इन्वॉल्व कर लिया, इंटीग्रेट तो कर लिया, एक साथ तो हमने क्लास में बैठा लिया, लेकिन कहीं ना कहीं हम उन 25 बच्चों में से 5 बच्चों को अलग निकाल देते हैं, मीन्स उन्हें अलग ग्रुप बना देते हैं। तो हमें इंटीग्रेटेड पे फोकस नहीं करना है, हमें फोकस किस पे करना है, इंक्लूसिव पे, कि जो अगर 25 स्टूडेंट्स है तो 25 के 25 स्टूडेंट्स एक साथ मिलकर पढ़ाई करें, कोई ग्रुपिंग सिस्टम नहीं होना चाहिए। तो इंक्लूसिव इज बेटर देन इंटीग्रेटेड। इसी तरीके से इक्विटी इज बेटर देन इक्वालिटी, क्योंकि इक्विटी में क्या है, हम सबकी चीजों को, सबकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए उनको उनके हिसाब से चीजें प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गिफ्टेड चिल्ड्रन। गिफ्टेड चिल्ड्रन कौन से होते हैं, ये तो सभी को पता है कि हम कहते हैं कि गॉड गिफ्टेड है, किसी को म्यूजिक का गिफ्ट मिलता है, किसी को डांस का मिलता है, किसी को टीचिंग का मिलता है, तो किसी की मेंटल पावर बहुत स्ट्रांग होती है कि वो जो एक बार देख ले, जो एक बार पढ़ ले, उसे एकदम याद हो जाता है। तो एनी चाइल्ड हु इज नेचुरली एंडोर्ड विद अ हाई डिग्री ऑफ जनरल मेंटल एबिलिटी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी इन अ स्पेसिफिक स्फीयर ऑफ एक्टिविटी और नॉलेज। कोई भी ऐसा बच्चा जिसकी मेंटल एबिलिटी बहुत हाई है, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और पर्टिकुलर किसी भी फील्ड में उसको बहुत ज्यादा नॉलेज है, या वो कहीं ना कहीं हर चीज में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, उन बच्चों का आईक्यू क्या होता है, 140 से ऊपर होता है। आईक्यू इज ग्रेटर देन 140. It is generally agreed that gifted children differ from their peers in ways other than intellectual ability alone. गिफ्टेड चिल्ड्रन जो होते हैं वो अपने जो साथी हैं, जो उनके फ्रेंड्स हैं, उनसे थोड़ा सा हमें एग्री करना पड़ेगा कि वो कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो होती है वो उनकी और बच्चों से अच्छी होती है। ठीक है, तो गिफ्टेड चिल्ड्रन का मीनिंग तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आई होप कौन होते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन, पर्टिकुलर जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, जिनके पास जनरल मेंटल एबिलिटी ना होकर हाई डिग्री ऑफ जनरल मेंटल एबिलिटी होती है और जिनका आईक्यू 140 से ज्यादा होता है। नेक्स्ट हम बात करें इंटेलेक्ट। देखिए गिफ्टेड चिल्ड्रन जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो इंटेलेक्चुअल ब्राइट होते हैं, एक क्रिएटिव चिल्ड्रन होते हैं और एक टैलेंटेड चिल्ड्रन होते हैं। जैसे कि इंटेलेक्चुअल ब्राइट में जिनकी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स होता है, जैसे हम शॉर्ट्स में बोलते हैं हॉट्स, शॉर्ट में क्या बोलेंगे हम इसे, हॉट्स, HOTS, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, कि जिन बच्चों की थिंकिंग स्किल्स बहुत ज्यादा हाई हैं वो इंटेलेक्चुअल ब्राइट कहे जाते हैं। APJ अब्दुल कलाम हुए जैसे। अब क्रिएटिव चिल्ड्रन कौन से हुए, जो कहीं ना कहीं अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, कुछ नया क्रिएटिव कर रहे हैं, कुछ नया इनोवेटिव कर रहे हैं, कुछ भी ड्राइंग में अगर वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं तो उन्हें बोला जाता है कि ये बच्चा क्रिएटिव है, कुछ भी नया बना के ले आया, वेस्ट मटेरियल से उसने कुछ क्रिएट कर दिया, तो वो बच्चा क्या होता है, क्रिएटिव चिल्ड्रन होता है। और टैलेंटेड चिल्ड्रन, पर्टिकुलर अगर किसी बंदे में कोई पर्टिकुलर टैलेंट है तो उसे हम बोलते हैं टैलेंटेड चिल्ड्रन। जैसे सचिन तेंदुलकर, ठीक है, तो उनके अंदर एक अपना खुद का एक टैलेंट है जो बाकी बच्चों में नहीं है, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, टैलेंटेड चिल्ड्रन। तो इस तरीके से 3 तरीके के गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं, एक इंटेलेक्चुअल ब्राइट होते हैं, एक क्रिएटिव होते हैं एंड द थर्ड वन इज
talented children. 1921, Lewis Terman initiated a study of more than 1,500 gifted children with IQs higher than 140. लुइस टर्नमन ने क्या करा था 1921 में 1500 बच्चों पे 1500 बच्चों पे इनिशिएट किया था और स्टडी करी थी 1500 बच्चों की, और यही पाया था कि जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है उनका IQ 140 से ज्यादा होता है. ठीक है. ही ऑब्जर्व अ ग्रेटर ड्राइव टू अचीव अलॉन्ग विद ग्रेटर मेंटल एंड सोशल एडजस्टमेंट अमंग द गिफ्टेड ग्रुप एज कंपेयर्ड विद नॉन गिफ्टेड चिल्ड्रन. और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो बच्चे गिफ्टेड हैं उनकी जो सोशल एडजस्टमेंट है, जो मेंटल पावर है, वो नॉन गिफ्टेड चिल्ड्रन से कहीं ज्यादा है, बहुत ज्यादा है. तो गिफ्टेड चिल्ड्रन का मीनिंग यही होता है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता होना चाहिए, ऑप्शन में ये बन के आ सकता है कि व्हाट इज द IQ लेवल ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन. तो मोर देन 140 इज IQ लेवल फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन. कितने टाइप्स के गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं? तो 3 टाइप्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन. देयर आर इंटेलेक्चुअल, क्रिएटिव एंड टैलेंटेड. तो इस तरीके से आज हमने क्या पढ़ा, थोड़ा सा इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पढ़ा, गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में पढ़ा, और फर्दर अब हम पढ़ेंगे चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज कि बच्चों में किस किस तरीके की डिसेबिलिटीज हो सकती है और क्या क्या होती हैं. तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे. आज आप ये 3 स्लाइड्स मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, तीनों स्लाइड्स अच्छे से पढ़िए और अपने नोट्स टाइम टू टाइम बनाते रहिए. देखिए जो भी सीटेट का रिजल्ट आया है कल, बहुत ज्यादा बेकार आया है. सीटेट पेपर 2 का रिजल्ट तो ओनली 8.6% आया है, 8.6. ठीक है. यूजीसी एनटीए नेट की बात करें तो वो भी 6% देते हैं रिजल्ट. तो कहीं ना कहीं ये नेशनल लेवल टेस्ट को कॉम्पीट कर रहे हैं. टफ, टाइम टू टाइम टफ हो रहा है. तो अभी जिनका 2 दिन बाद एग्जाम होने वाला है यूटेट का, मैं उन्हें यही कहूंगी कि बहुत ज्यादा ध्यान देने की बात है. अब ऐसा नहीं है कि आपने 1 घंटा पढ़ाई करी और आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा. आपको डीप स्टडी करनी होगी. हर टॉपिक के बारे में आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए. और ये चीज भूल जाइए कि हमें हिंदी में ही पढ़ना है या हमें इंग्लिश में ही पढ़ना है. दोनों लैंग्वेज पे फोकस करिए. इन फ्यूचर आपके दोनों लैंग्वेज काम आने वाली हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी पे फोकस करेंगे तो ही आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे, या सिर्फ इंग्लिश पे फोकस करेंगे तो ही एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे. इसीलिए मैं आपके लिए इंग्लिश में नोट्स लाती हूँ और उसको एक्सप्लेनेशन हिंदी में देती हूँ, ताकि दोनों बच्चे साथ लेकर चल सकूं और दोनों तरीके के बच्चों को टॉपिक क्लियर हो जाए. और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग.